हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेकर आए हैं जिससे आपको काफ़ी फायदा आपके एग्जाम में होने वाला है। और आज की क्लास में भी हम आपको बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं जो टीजीटी पीजीटी 2016 और यहाँ पर 2013 में पूछे गए क्वेश्चन है। आज की क्लास में भी हम आपके कई कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कराने वाले हैं। बस आप धैर्य से क्लास को अंत तक देखते चलेगा। जितना आप क्लास में धैर्य बनाए रखोगे उतना आपका ज़्यादा समझ में भी आने वाला है और आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाले। तो चलिए कम समय में बेहतर रिविजन के लिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन के खालिस्तान भाग से जुड़ता है। ऑप्शन आपको देंगे आरबीसी, ग्लोबुलिन, हीम या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। आपको बताने कि ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन के खालिस्तान के भाग से जुड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से होगा, हीम भाग से जुड़ता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। हीमोग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ये क्या है? एक संयुक्त प्रोटीन है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाता है। संयुक्त प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन और लोह आयन नामक प्रोटीन हीम होता है। तो कौन कौन से इसमें प्रोटीन होते हैं? तो ग्लोबिन 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 और लोह आयन प्रोटीन नामक हीम होता है। ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन के हीम भाग से जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन अणु बनाता है। तो इसके हीम भाग से जुड़कर कौन सा अणु बनाता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अणु बनाता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान अमाशय के कोटराइन के अथ्रम की जी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन आपको देंगे पेप्सिन, अमाइलेज, रेनिन या गैस्ट्रिन। आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। गैस्ट्रिन अमाशय के कोटराइन के अथ्रम की जी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मुख्य रूप से गैस्ट्रिक म्यूकोसा वृद्धि, गैस्ट्रिक गतिशीलता और पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के स्राव को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। यह गैस्ट्रिक एंट्रम और ग्रहणी डेडुनम की जी कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये गैस्ट्रिक एंट्रम और ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम की जी कोशिकाओं में मौजूद होता है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, उदर स्राव खालिस्तान अम्ल का बना होता है। ऑप्शन आपको दिए गए सल्फ्यूरिक, एसिटिक, नाइट्रिक या हाइड्रोक्लोरिक। आपको यहाँ पर बताने उदर स्राव अम्ल का बना होता है। तो किस अम्ल का बना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, उदर स्राव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बना होता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र से पेट में स्रावित होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन की प्रक्रिया के दौरान पेट द्वारा गठित तरल पदार्थ है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, टेस्टोस्टेरोन खालिस्तान द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन आपको दिया गया है लेडिक कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, सेमिनल कोशिकाएं या इनमें से कोई नहीं। आपको बताने की टेस्टोस्टेरोन द्वारा स्रावित होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो टेस्टोस्टेरोन लेडिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वृषण के शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर के क्षेत्रों में लेडिक कोशिकाओं और अंतर्जालीय कोशिकाओं नामक कोशिकाओं के पिंड होते हैं जो वृषण के भीतर शुक्रजनक नलिकाओं के करीब रहते हैं। लेडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन नामक पुरुष हार्मोन का संश्लेषण और स्राव करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुख्य रूप से पुरुष यौन विशेषताओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन आपको देंगे ACTH, FSH, TSH या LH। आपको यहाँ पर बताना है कि हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक है। तो कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, LH हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम LH हार्मोन की फुल फॉर्म की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इसकी फुल फॉर्म भी आप याद करते ही चलेगा। एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। तो कहाँ से निर्मित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। LH महिलाओं और पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं में यह हार्मोन मासिक धर्म चक्र और अंडे के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद
करता है, पुरुषों में LH टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने में मदद करता है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। महिला और पुरुष के लिए किस किस में ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखते चलेगा। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, मासिक चक्र का समय खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन आपको देगा यौवन, रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन या मासिक स्राव। अगर हम मासिक चक्र का समय की बात करें तो ये रजोदर्शन कहलाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रत्येक स्त्री के गर्भाशय से रक्त श्लेष्मा यानी कि अनिषेचित अंडाणु, श्वेत रक्त कणिका इत्यादि का स्राव प्रति माह 26 से 28 दिनों की अवधि में होना रजोधर्म, मासिक धर्म, ऋतुस्राव, माहवारी कहलाता है। तो इसकी यहाँ पर दिन की अवधि भी पूछी जाती है, तो 26 से 28 दिनों की अवधि, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और इसके आप नाम भी याद करते चलेगा, रजोधर्म, मासिक धर्म, ऋतुस्राव या माहवारी कहलाता है। ये स्राव 4 से 5 दिन तक होता है। तो कितने दिन तक होता है, ये यहाँ पर 4 से 5 दिनों तक होता है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। ऋतुस्राव 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है। तो किस आयु में शुरू होता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। और कब तक होता है, तो 48 से 50 वर्ष की आयु तक ये होता है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। परंतु यहाँ पर सहगर्भता या गर्भधारण करने की स्थिति में रजोस्राव नहीं होता है। 48 से 50 वर्ष की आयु के पश्चात रजोदर्शन नहीं होता। तो ये 48 से 50 वर्ष की आयु के बाद नहीं होता, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, तो उसे क्या नाम दिया गया, रजोनिवृत्ति नाम दिया गया। ये अलग अलग क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए, तो इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ECF को विस्तारित करें। आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया एक्स्ट्रा सेल फ्लोर, एक्सटर्नल सेल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्सटेंशन का सेल फ्लूइड। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किसी भी बहुकोषीय जीव की कोशिकाओं के बाहर सभी तरल पदार्थों को दर्शाता है। बाह्य तरल पदार्थ शरीर के तरल पदार्थों का लगभग 1/3 हिस्सा बनाता है। शेष 2/3 कोशिकाओं के भीतर इंट्रासेलुलर तरल पदार्थ होता है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो इसका विस्तारित रूप भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, खाली स्थान कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है। ऑप्शन आपको देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी उपकरण या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। और आज के सभी क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा, क्योंकि हम आपके लिए चुन कर महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है। मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक झिल्लीदार अंग है जो अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो किस कोशिकाओं में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसके कार्यों में कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड सहित लिपिड का संश्लेषण शामिल है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये भी आप ध्यान रखते हैं। अगर आपसे रफ का कार्य पूछे तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। प्रोटीन संश्लेषण, ये भी अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये भी आप नोट करते चलेगा। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा, मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, खाली स्थान स्वयं प्रतिलिपिकारी है। ऑप्शन आपको दे गोल्गी संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या लाइसोसोम। आपको यहाँ पर बताना है कि स्वयं प्रतिलिपिकारी है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं प्रतिलिपिकारी है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं प्रतिलिपिकारी होते हैं क्योंकि उसमें आनुवंशिक सामग्री DNA, स्वप्रतिलेखित RNA, प्रोटीन बनाने वाली राइबोसोम, ऊर्जा उत्पादन तंत्र शोषण एंजाइम तथा संरचनात्मक प्रोटीन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी स्वयं प्रतिलिपिकारी होता है। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की जगह आपको क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिले तो वो भी आपका आंसर यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये भी स्वयं प्रतिलिपिकारी होता है, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। तो ये भी आप नोट करते चलिएगा। तो ये
दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अंडे का निषेचन खाली स्थान में होता है। ऑप्शन आपको दिया इम्प्यूली, एंडोमेट्रियम, कार्पस लूटियम या गर्भाशय। आपको बताना है कि अंडे का निषेचन होता है तो कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अंडे का निषेचन इम्प्यूली में होता है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्त्री के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु के संयोग को ही निषेचन कहते हैं। अगर हम स्त्री की बात करें तो स्त्री में क्या होता है, अंडाणु। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में यहाँ से पूछा जा चुका है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो स्त्री का अंडाणु और पुरुष का यहाँ पर शुक्राणु, पुरुष का यहाँ पर शुक्राणु, ये भी आप नोट करते हैं चलेगा। इनके यहाँ पर संयोग से ही इनके संयोग को ही निषेचन कहते हैं। निषेचित अंडाणु अंडवाहिनी नलिका द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। इस क्रिया में लगभग कितने दिन का समय लगता है, तो लगभग 7 दिन का समय लगता है। गर्भाशय में पहुंचने के बाद निषेचित डिंब गर्भाशय के भीतर अंतः स्थापित हो जाता है। गर्भाशय के भीतर अंडाणु की अंतः स्थापना को ही गर्भधारण, गर्भरोपण या गर्भ ठहरना कहते हैं। इसे यानी कि इसके पश्चात स्त्री गर्भवती हो जाती है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा इम्प्यूली। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका कंकाल का उदाहरण है। ऑप्शन आपको दे माइक्रोफिलामेंट, मध्यवर्ती तंतु, माइक्रोट्यूब्यूल या ये सभी। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन सही हो, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अपना आंसर यहाँ पर जल्दी से दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये सभी कोशिका कंकाल के उदाहरण है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो कोशिका कंकाल का उदाहरण माइक्रोट्यूबल, माइक्रोफिलामेंट, मध्यवर्ती तंतु ये सभी है। अगर हम इनके अलग अलग की बात करें तो माइक्रोट्यूबल पौधों और पशु कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका के अंदर तरल पदार्थ में पाई जाने वाली एक संकीर्ण खोखली ट्यूब जैसी संरचना है। वहीं माइक्रोफिलामेंट, जिसे एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन फिलामेंट होते हैं जो साइटोस्केलेट का हिस्सा बनते हैं। वे मुख्य रूप से एक्टिन के पॉलीमर से बने होते हैं। वहीं मध्यवर्ती तंतु का मुख्य कार्य कोशिकाओं के समर्थन और संरचना प्रदान करना है। मध्यवर्ती तंतु साइटोस्केलेटन एक स्थायी कोशिका के संरचना प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। तो इन तीनों को अलग अलग भी आप याद करते चलेगा। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। रक्त का पीएच है। ऑप्शन आपको देंगे 8.5, 6.5, 7.2 या 7.4। आपको यहाँ पर बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। अगर हम रक्त के पीएच मान की बात करें तो 7.4 होता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मानव रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ये आप नोट करते चलेगा। भोजन से प्राप्त रक्त में सोडियम और क्लोराइड आयनों की उपस्थिति के कारण ये थोड़ा क्षारीय और नमकीन प्रकृति का होता है। अच्छी तरह से काम करने के लिए शरीर अन्य प्रणालियों की चयापचय प्रक्रियाओं के लिए धमनियों में रक्त पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होना चाहिए। ये भी आप नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुँचता है। ऑप्शन आपको दिए गए संक्रमण का स्रोत, मामले, रिजर्वायर या उपरोक्त में से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, संक्रमण का स्रोत। यहाँ पर हम पहले ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुँचता है संक्रमण के स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, हृदय खाली स्थान मांसपेशियों का बना होता है। ऑप्शन आपको दे कार्डियक, मृदु, धारीदार या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना कि हृदय मांसपेशियों का बना होता है, तो किस मांसपेशियों का बना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हृदय कार्डियक मांसपेशियों का बना होता है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हृदय कार्डियक मांसपेशी का बना होता है। हृदय गहरे गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार एवं मांसल अंग है जो मेसोडर्म से बनता है। ये शरीर के दोनों फेफड़ों के बीच छाती में अवस्थित होता है। इसका आधार ऊपर की ओर तथा सिरा नीचे की ओर होता है। हृदय 4 कक्षों का बना होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। ये भी आप नोट करते चलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिसमें 2 आलिंद क्या होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। 2 नीले होते हैं। ये भी आप नोट करते चलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के गैसों का विनिमय होता है।
ऑप्शन आपको दिए गए फेगोसाइटोसिस, विसरण, परासरण या पिनोसाइटोसिस। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के गैसों का विनिमय होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से होगा विसरण। यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। विसरण वह आधारभूत प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्वसन के गैसों का विनिमय होता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, उदर आंत्र भित्ति खाली स्थान से बना होता है। ऑप्शन आपको दिए गए कंकालीय मांसपेशी, कार्डियक मांसपेशी, मृदु मांसपेशी या धारीदार मांसपेशी। ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। आपको बताने की उदर आंत्र भित्ति से बना होता है, तो किसका बना होता है ये आपको बताना है। उदर आंत्र भित्ति मृदु मांसपेशी का बना होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यह महीन तर्क रूपी एवं काफी छोटे होते हैं। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्जेंटिक ग्रंथियों को खाली स्थान भी कहते हैं। ऑप्शन आपको दे उदर ग्रंथियां, आंत्र ग्रंथियां, वायुकोशीय ग्रंथियां। आपको यहाँ पर बताने के ऑक्जेंटिक ग्रंथियों को भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ऑक्जेंटिक ग्रंथियों को उदर ग्रंथियां भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर से हो, क्योंकि यह जठर ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा कि जठर ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एक तात्विक कारक का श्रावण करती है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18, शुक्रजनक नलिका खाली स्थान में उपस्थित होती है। ऑप्शन आपको दिया है शुक्रवाहिका, वर्षण, प्रोस्टेट ग्रंथि या शुक्राणु पुटिका। आपको यहाँ पर बताना है कि शुक्रजनक नलिका में उपस्थित होती है, तो कहाँ पर उपस्थित होती है आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा शुक्रजनक नलिका वर्षण में उपस्थित होती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शुक्रजनक नलिका वर्षण में उपस्थित होती है। प्रत्येक वर्षण में 1 से लेकर 3 अत्यधिक कुंडलित शुक्रजनक नलिका होती है जिसमें यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19, शुक्राणु की परिपक्वता खाली स्थान में होती है। ऑप्शन आपको दिए गए अधिवर्षण, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राणु पुटिका या वर्षण। आपको बताना है कि शुक्राणु की परिपक्वता में उपस्थित होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शुक्राणु की परिपक्वता अधिवर्षण में होती है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शुक्राणु की परिपक्वता अधिवर्षण में होती है। एपिडीमिस एक ट्यूब होती है जो शुक्राणुओं को संग्रहित करती है और शुक्राणु परिपक्वता में भी शामिल होती है। तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20, नर में FSH खाली स्थान कोशिका को उद्दीप्त करता है। ऑप्शन आपको देगा इंटरस्टीरियल कोशिकाएं, लेडी कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, शुक्राणुजनक कोशिकाएं। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा, इसे ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम नर में FSH की बात करें तो सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर दिया गया FSH, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसे भी आप नोट करते ही चलेगा। सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। सर्टोली कोशिकाएं मानव वर्षण में पाई जाती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, तो मानव वर्षण में पाई जाती है। मानव वर्षण में पाई जाती है। ये भी आप नोट करते हैं चलेगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। एक प्रकार की निरंतर नर्स कोशिका होती है जो जनन शुक्राणु के उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान करती है, जो कि अधिवृत्ताकार नलिकाओं के संरचनात्मक घटक के रूप में होती है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो हर एक बारीक से बारीक पॉइंटों को भी आप नोट करते चलेगा, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो अपना आंसर आप यहाँ पर सही कर पाओ। तो इन सभी को आप नोट करते चलेगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, कार्पस लुटियम खाली स्थान स्रावित करती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए प्रोजेस्टेरोन 1 और 4 दोनों, थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 1 और 4 दोनों। यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन स्रावित करती है, जो महिलाओं के जनन और सहायक जनन अंग के विकास में सहायक होता है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत में फास्फोलिपिड्स है। ऑप्शन आपको दे जल भीरु 1 और 3 दोनों, जलप्रिय या इनमें से कोई नहीं।
ये भी आप महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते ही चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत ये फास्फोलिपिड्स, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन दूसरा सही होगा, 1 और 3 दोनों। यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स यानी कि द्विपरत से मिलकर बनी होती है। फास्फोलिपिड लिपिड का एक वर्ग है जो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, जिसके अणु में एक हाइड्रोफिलिक यानी कि जल प्रिय सिर होता है, जिसमें एक फास्फेट समूह होता है और फैटी एसिड से प्राप्त 2 हाइड्रोफोबिक यानी कि जल मेरु पूंछ होते हैं। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका का शक्ति निवास है। ऑप्शन आपको देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक या लाइसोसोम। आपको यहाँ पर बताना है कि कोशिका का शक्ति निवास है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कोशिका का शक्ति निवास है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कोशिका का शक्ति निवास माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का ऊर्जा संयंत्र यानी कि बिजली घर भी इसे कहते हैं। तो इसे भी क्या भी कहते हैं, तो बिजली घर भी कहते हैं। ये भी आप नोट करते हैं चलेगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो एटीपी के रूप में एकत्रित होता है। तो किसके रूप में होता है, तो एटीपी के रूप में होता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अंततः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह अर्थात कोशिका संयंत्र बिजली घर भी कहते हैं। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फैलोपियन नली भी कहलाती है। आपको यहाँ पर बताना है कि फैलोपियन नली खाली स्थान भी कहलाती है। ऑप्शन आपको दे अंड नली, गर्भाशय, एंडोमेट्रियम या एम्प्यूली। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते ही चलेगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो फैलोपियन नली अंड नली भी कहलाती है। यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय ट्यूब गर्भाशय के उपांग है जो अंडाशय से गर्भाशय तक अंडों की कोशिकाओं के मार्गों को सक्षम करते हैं। शुक्राणु और निषेचन की उपस्थिति में गर्भाशय नलिकाएं निषेचित अंडे को आरोपण के लिए गर्भाशय में ले जाती है। गर्भाशय नलियों की पूर्ण संरचना मादा युग्मक के संचलन की सुविधा प्रदान करती है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अंड नली। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25, रक्त की प्रकृति हल्की खाली स्थान होती है। ऑप्शन आपको देंगे अम्लीय, क्षारीय, 1 एवं 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। आपको बताने कि रक्त की प्रकृति हल्की कैसी होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रक्त की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तथा इसका पीएच की अगर हम बात करें तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान 7.4 होता है। शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो रक्त की मात्रा लगभग होती है यहाँ पर 5 से 6 लीटर। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है। तो लगभग कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। और उसका पीएच मान भी आप ध्यान रखते चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, अन्य गैसें जो न्यून मात्रा में वायु में है। ऑप्शन आपको दे आर्गन, नियोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन में आपको दे 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। पीजीटी परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलना है। आपको बताना है कि अन्य गैसें जो न्यून मात्रा में वायु में है, तो कौन कौन सी गैसें हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 1 और 2 यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है, वायु गैसों का मिश्रण है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण है। ये भी आप नोट करते हैं, जिसमें से अधिकांश प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। तो ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। नाइट्रोजन गैस सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसका लगभग ये मात्रा में कितनी होती है, लगभग मात्रा में 78% होती है, जो सर्वाधिक होती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन होती है, जो लगभग 21% होती है वायुमंडल, और ये दूसरी सबसे प्रचुर गैस है। अक्रिय गैस की बात करें तो आर्गन आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन ये 0.93% होती है, जो तीसरी सबसे प्रचुर गैस है, जो अक्रिय गैस है। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि शामिल है।
इसलिए विकल्प हमारा पहला यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत पाई जाती है, और ऑक्सीजन से तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है, तो लगभग 21% पाई जाती है। ये भी आप नोट करते चलेगा। और वायु को गैसों का मिश्रण कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, EPA को विस्तारित करें। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर EPA का विस्तारित रूप बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इकोसापेन टोइनिक अम्ल, इसका विस्तारित रूप है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यह एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। ये क्या है, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये भी आप नोट करते हैं चलेगा। EPA रक्त को आसानी से जमने से रोकता है, रक्त में ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करता है। एक पूरक के रूप में इसका उपयोग सामान्यतः हृदय रोग, दिल के दौरे को रोकने एवं अवसाद के लिए EPA उपयोग किया जाता है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। और ये एक यहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये भी आप नोट करते चलेगा। और इसका विस्तारित रूप भी आप ध्यान रखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, जल के शुद्धिकरण की भौतिक विधि है। ऑप्शन आपको दिया गया है, उबालना, तनुकरण, उपचयन या अवसादन। आपको यहाँ पर बताना है कि जल के शुद्धिकरण की भौतिक विधि है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उबालना जल के शुद्धिकरण की भौतिक विधि है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल यानी कि इसका सूत्र भी पूछा जाता है तो H2O, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। को उबालना जल शुद्धिकरण को भौतिक विधि यानी कि जल शुद्धिकरण की भौतिक विधि है। विभिन्न सूक्ष्म जीवों में केवल अनुकूल तापमान पर ही जीवित रहने की क्षमता होती है, इसलिए जल को उबालने पर इसमें उपस्थित रोगजनक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। उबालने के अतिरिक्त जल को शुद्ध करने के लिए फिल्टरिंग और स्टरलाइजिंग विधियों का भी उपयोग किया जाता है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा कि उबालने के साथ साथ में फिल्टरिंग और स्टरलाइजिंग विधियों का भी प्रयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए, ये भी आप नोट करते चलेगा। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऑटोमोबाइल दहन, घरेलू ईंधन का जलना, खालिस्तान प्रदूषण का स्रोत है। ऑप्शन आपको देगा मृदा, जल, वायु या ध्वनि। आपको बताने कि किस प्रकार के प्रदूषण का स्रोत है, जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम ऑटोमोबाइल दहन, घरेलू ईंधन का जलना, ये यहाँ पर बात करें तो ये वायु प्रदूषण का स्रोत है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑटोमोबाइल दहन, घरेलू ईंधन का जलना वायु प्रदूषण के स्रोत है। वायु प्रदूषण के प्रभाव से मनुष्य में कैंसर, अस्थमा, स्ट्रोक, दिल का दौरा, ब्रोंकाइटिस एवं वात स्फीति जैसे रोग उत्पन्न होते हैं जो मृत्यु का कारण बनते हैं। वायु प्रदूषण हवा में ठोस कणों एवं गैसों का मिश्रण है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प खालिस्तान में उपस्थित अशुद्धियां हैं। ऑप्शन आपको दिए गए जल, मृदा, वायु, मृदा, जल और वायु। पीजीटी परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प, ये यहाँ पर वायु में उपस्थित अशुद्धियां हैं। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। तो तीसरे ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। वायु में जब धूल, धुआं, कुहासा जैसे दुर्गंध एवं वाष्प जैसे संदूषकों का स्तर उस सीमा तक बढ़ जाए जिससे मानव, जंतु तथा संपत्ति पर हानिकारक प्रभाव पड़ने लगे तो उस स्थिति को वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म ईंधन का दहन, उद्योग एवं खनन वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ये सभी वायु में उपस्थित अशुद्धियां हैं, ये भी आप नोट करते चलेगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही होगा, वायु। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, एक रोगी की निश्वासित वायु में खालिस्तान अधिक होता है। ऑप्शन आपको दे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। और आप यहाँ पर देख ही रहे कि आज की क्लास के कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए। आपको यहाँ पर बताना है कि एक रोगी की निश्वासित वायु में खालिस्तान अधिक होता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। एक रोगी की निश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। अतः श्वसन में वायु शरीर के अंदर ली जाती है तथा निश्वसन में वायु शरीर के बाहर निकाली जाती है। एक व्यक्ति को अंत्य श्वसन में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है तथा निश्वसन में 4% CO2 होती है। अतः एक रोगी की निश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, अति शोषण संक्रमणों के संचरण का प्रकार है। ऑप्शन आपको दिए गए जलवायु जनित, वायु जनित, भोजन जनित या जल जनित। पीजीटी परीक्षा 2016 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वायु जनित। यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार वायु जनित है। धूम्रपान एवं वायु प्रदूषण श्वसन समस्याओं के दो सामान्य कारण है। श्वसन प्रणाली का प्राथमिक कार्य शरीर के सभी भागों में कोशिकाओं के लिए रक्त के साथ ऑक्सीजन आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा, तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, मृदा युक्त जल खाली स्थान के प्रयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन आपको दिए कैल्शियम ऑक्साइड, आयोडीन, ब्रोमीन या फिटकरी। आपको यहाँ पर बताने की मृदा युक्त जल के प्रयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो किसके प्रयोग के द्वारा शुद्ध किया जाता है, अपना आंसर जल्दी से आप यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो मृदा युक्त जल फिटकरी के प्रयोग के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा। पानी में निलंबित मिट्टी के कणों को अस्थिर करने के लिए फिटकरी को पानी में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को स्कंदन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्कंदन के रूप में जाना जाता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। फिटकरी एल्यूमिनियम द्वारा पानी को शुद्ध करने में मदद करती है, जो मिट्टी के कणों को जमाने में मदद करती है। ये भी आप नोट करते चलेगा, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है। ऑप्शन आपको दिए गए धुएं द्वारा शुष्कीकरण, विकिरण या निसंक्रमणीकरण। टीजीटी परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है, तो कौन सी विधि है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, निसंक्रमणीकरण विधि है यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये आप नोट करते चलेगा। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए उच्च ताप का उपयोग करके भोजन को संरक्षित करने की एक विधि को निसंक्रमणीकरण के रूप में जाना जाता है। ये सूक्ष्म जीवों को मारता है जो अत्यधिक तापमान को सहन नहीं कर सकते। ये भी आप नोट करते चलेगा, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव कोशिका में होते हैं, ऑप्शन आपका दिया है क्रोमोसोम्स के 22 युग्म, क्रोमोसोम्स के 21 युग्म, क्रोमोसोम्स के 23 युग्म या क्रोमोसोम्स के 24 युग्म। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। टीजीटी परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मानव कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या इनके 23 युग्म होते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्र 23 युग्म होते हैं। तो अगर हम गुणसूत्रों की बात करें तो कितने होते हैं, तो ये 23 होते हैं। तो मात्रा में कितने होते हैं, तो 23 होते हैं। ये भी आप ध्यान रखते हैं, 23 युग्म होते हैं। इसे भी आप नोट करते हैं चलेगा, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। जो कुल संख्या में अगर हम बात करें तो कुल 46 होते हैं। तो संख्या अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर 46 होते हैं। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जोड़ी में भी पूछ सकता है और आपसे यहाँ पर संख्या में भी पूछ सकता है। इसमें से 22 जोड़ी समजातीय गुणसूत्र के रूप में जाने जाते हैं, जो महिला और पुरुष में दोनों समान रूप से यहाँ पर दिखते हैं। तो अगर हम 22 की बात करें तो 22 गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़े क्या होते हैं, समजातीय होते हैं। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा, समजातीय होते हैं, जो महिला और पुरुष में दोनों में समान रूप से दिखते हैं। और 23वां गुणसूत्र, अगर हम 23वें की बात करें तो 23वां युग्म लिंग गुणसूत्र यानी कि पुरुष और महिला के बीच भिन्न होता है। तो अगर हम लिंग निर्धारण की बात करें तो लिंग निर्धारण 23वें गुणसूत्र से होता है। ये भी आप नोट करते चलेगा, जो पुरुष और महिला में यहाँ पर भिन्न होता है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। महिला में एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती है। अगर हम एक्स की बात करें तो महिला होगा, तो एक्स की बात करें तो महिला होगा, और एक एक्स और वाई ये क्या होगा, यहाँ पर पुरुष होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो ये भी आप क्वेश्चनों को नोट करते चलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लग रहा है उसे आप नोट करते भी चलेगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, क्रोमोसोम्स के 23 युग्म होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के कारण भोजन विषाक्त संचालित होती है। ऑप्शन आपको दिए गए निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषता डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ
दुग्ध पदार्थ द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ या उपयुक्त सभी। और ये भी क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2000 यहाँ पर 13 में पूछा जा चुका है और जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ने तो आप हमें टॉपिक लिखकर भेजिए, हम उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आपको करा देंगे। और जो भी आपका यहाँ पर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपके डाउट क्लियर कराने की भी हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे और आपके डाउट हम क्लियर भी कराते हैं जिस भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए, आज की क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा क्लास को, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।